बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वीकेंड अच्छे तरीके से प्लान करे होंगे। मुझे हमेशा से वीकेंड के शो की एक अलग से खुशी होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि नेक्स्ट डे ऑफ भी है, आप अपना ऑफ भी अच्छे से प्लान कर लेते हैं। खैर, कुछ हालात अगर हम देखें तो हर तरफ से लोग परेशान हैं लोड शेडिंग की वजह से, और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हर किसी को परेशान कर रही है। आज हमारे पास न्यूज़ भी आगे चल के हमने डिस्कस करनी है, कुछ दीगर खबरें भी हैं। हमारे मेहमान भी आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे, और इसके साथ साथ चाय के शौकीन अफराद के लिए, जिसके आज इंटरनेशनल टी डे है, तो हमने बात करनी है चाय डिफरेंट टाइप्स की है, हर इलाके के हिसाब से चाय का टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है। अब चाय आपकी सेहत के लिए कितनी बेहतर है, कितनी नहीं, वैसे आई एम वन ऑफ दोज जो कि चाय के बहुत ही ज़्यादा शौकीन लोग हैं। तो खैर, हमने आगे चल के इस पर भी बात करनी है, और इसके साथ साथ कुछ और मेहमान भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन आगाज़ आज की अच्छी बात से। सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अक्सर लोग पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, वो कौन सा अमल है जिसके करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी ज़ियारत हरमैन की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। तो मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा, अय्याम हज में अक्सर तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, इसको अक्सर पढ़ने का अहतमाम कीजिए, और सिर्फ़ ज़बान से नहीं, आपके दिल के अंदर से आवाज़ है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह आपको भी ज़ियारत हरमैन की नेमत अता फ़रमाएंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी ज़ियारत हरमैन की नेमत से नवाज़े। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। आज की अच्छी बात आपने जानी। अभी एक आधी वेदर अपडेट भी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको आगाह रखते हैं मौसम की सूरत हाल से, इसलिए कि अगर टेम्परेचर मैक्सिमम जो उतार चढ़ाव होता है, आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम भी मैनेज करें। अगर आपकी कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ है, मौसम की सूरत हाल पता होना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो शामिल करते हैं टुडेज़ वेदर। मायदा की तरफ चलेंगे, बाहर मौजूद हैं और मौसम की सूरत हाल हमें बताएंगी। मायदा, बताइए इस वक्त मौसम कैसा है, और आज दिन भर कैसा रहेगा, कल संडे को मौसम कैसा रहने वाला है? ना शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो सूरज का पारा सुबह के औकात में हाई है, और दर्जा हरारत की अगर बात करें तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन ये पारा जो है वो शिद्दत अख्तियार करेगा 12 बजे के औकात में, और दर्जा हरारत जो है वो 42 तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसके बायस जो है वो गर्मी की शिद्दत में ख़ासा इजाफा देखने में नज़र आएगा। उसी के साथ जहाँ पे गर्मी का ज़ोर टूटने में नज़र नहीं आ रहा, तो दूसरी जानिब हमारे शहरियों को जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करने का कहा जा रहा है। बाहर अगर सफ़र कर रहे हैं तो कैप और ग्लासेस का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं, और ज़रूरी नहीं है तो सफ़र से इज्तनाब करें। अगर सफ़र करना ज़रूरी है, घर से बाहर निकलना ज़रूरी है, तो सायादार जगह का क़याम भी जो है वहाँ पर करें। और उसी के साथ साथ पानी का इंटेक जितना हो सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, मशरूबात का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि जो नमकियात हैं वो पूरी रहें हमारी बॉडी में। उसी के साथ महकमा मौसमियात की जानिब से अगर बारिशों की प्रेडिक्शन जो है वो देखी जाए तो आइंदा 24 घंटों में तो कोई ज़ाहिर नहीं किए गए अमकानात, लेकिन पीर की रोज़ से जो है वो बारिशों के अमकानात 70 से 80% बताए जा रहे हैं, जिसके बायस जो है जब बारिशें होंगी तो इस गर्मी का ज़ोर जो है वो टूटता हुआ दिखाई देगा। उसी के साथ हवा में नमी के तनासुब की अगर बात करें तो 23% रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन जो हवाएँ चल रही हैं उसमें भी लू महसूस की जा रही है, और गर्मी की शिद्दत जो है इसी तरह से बरकरार रहेगी जब तक बारिश। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मायदा हमारे साथ मौजूद थी, और मौसम की सिचुएशन मायदा ने बता दी। शहर की सूरत हाल हमारी आज की टॉप स्टोरीज। पहली खबर, इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, हमजा शहबाज को वोट देने वाले पीटीआई के 25 अरकान फारिग। शहरी खबरदार होशियार, कोरोना नए रूप में पहले से ज्यादा खतरनाक। कौमी सेहत कार्ड, सरकारी और निजी अस्पतालों को 21 अरब के वाजिबात अदा।
और ख़ियाबान अमीन में बिजली की बंदिश का मामला संगीन, शहरी रात भर जागने पर मजबूर। खैर बिजली तो किसी इलाके में भी नहीं आ रही, हर तरफ से लोग यही शिकायतें कर रहे हैं, तो इस पर भी हमने आना है। पहली खबर की तरफ चलेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, कैसर खोकर साहब और अली रामे ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अच्छा जी खोकर साहब, पहले आपसे आगाज कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन का ये बड़ा फैसला सामने आया, हमजा शहबाज को वोट देने वाले PTI के 25 अरकान फारिग किए गए हैं, क्या कहेंगे इस खबर पे? जी बिल्कुल, मैं इस फैसले को एंडोर्स करता हूँ। ये बहुत अच्छा फैसला है। जो लोटाक्रेसी है वो खत्म होना चाहिए। ये जो 25 अरकान थे, इनको PTI के वोटरों ने वोट दिए थे कि जाकर PTI के लिए काम करेंगे। अगर ये असम्बली में पहुंचकर अपनी वफादारी तब्दील कर देते हैं तो ये अपने वोटर का जो ट्रस्ट है वो ब्रीच कर देते हैं, जिसका वो नेगेटिव असर पड़ता है। हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं आती और मुल्क अनार्की की तरफ जाता है। ये लोटाक्रेसी खत्म होनी चाहिए। और हुकूमत को जो मैं अब ये मेरा तो ये ज़ाती तौर पर मेरी हुकूमत को मशवरा है कि फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। जो हुकूमत पार्टी जीते वो इक़्तिदार में आए और वो हुकूमत करे। बिल्कुल। अली, कैसे देखते हैं आप इस फैसले? बिल्कुल, खोकर साहब की बात ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो बिल्कुल ठीक है। और आर्टिकल 63 की तो तशरीह करते हुए इन लोगों को मुनहरफ अरकान को डी-सीट कर दिया गया, लेकिन इनको मैं समझता हूँ एक तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, इनको ताहियात नहल नहीं किया गया। तो ये इनकी सबसे बड़ी बचत होगी है कि ये शुक्र करें कि इनको ताहियात नहल नहीं किया गया। लेकिन दूसरी तरफ खोकर साहब ने कहा कि इलेक्शन की तरफ तो बात अब ना इलेक्शन की तरफ जा रही है, इलेक्शन की तरफ ही जाएगी बात इलेक्शन की तरफ ही जा रही है कि इलेक्शन हो जाएं, जो पार्टी आना चाहे वो मुंतखब होकर आती है, अवाम जिसको मुंतखब करते हैं वो आके हुकूमत और करे। मेरे और ख्याल मुल्क के से मामलात जल्द से जल्द जाना भी चाहिए। जितनी सिचुएशन वो है ना स्टेबल नहीं रहेगी, उतने हमारे मुआशी हालात आपके सामने मुआशी हालात तो बहुत बिगड़ गए, लेकिन नई हुकूमत आएगी, क्या वो मुआशी हालात ठीक कर लेगी? उन्होंने जादू की छड़ी तो लेके उनके नहीं पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं। वही शहबाज साहब ने जो कहा है कराची में कल के कशकोल लेके जाना पड़ेगा, वही कशकोल लेके घूमेंगे। और अगर किसी से इमदाद मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आप दिवालिया हो जाएंगे, जो श्रीलंका की गवर्नमेंट के हालात हैं। लेकिन इस वक्त अगर तरीक़ा इंसाफ की हुकूमत थोड़ा सा वेट कर ले, सिर्फ अपने सियासी जो उनके जलसे चल रहे हैं, अपनी सियासी एक उनका कशमकश जारी है, उस पर अपना काम फोकस रखें और इस हुकूमत को अब टाइम दे दें कि जनाब आप 1.5 साल आपके पास है, आप कर लें जो करना है आपने। तो उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ना ये कि जो मुख्तलिफ हिरारकी इस तरह फैलाई जा रही है वो नहीं होना चाहिए। तो कल एक अहम बयान भी शहबाज साहब ने दिया, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उनके साथ बड़े लाड प्यार के साथ रवैया रखा गया, तो ये रवैया उनके साथ नहीं है, ये एक उन्होंने गिला भी किया है। तो इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। लगता है कि वो लाने वाले भी ख्वाहिश में अब वो साथ नहीं है, जब आ गए हैं वो भी खुश नहीं है, इस तरह की सूरत हाल है। तो खोकर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शन ही वाहिद हल है। अब ज़िमनी इलेक्शन होंगे पहले क्या? नहीं, ज़िमनी इलेक्शन आना टाइम नहीं है इतना आपके पास। अब ज़िमनी इलेक्शन के बाद फिर आम इंतखाबात भी आ जाएंगे। जिनके नाम सामने आए हैं, इनकी क्या वो सिचुएशन, इनकी क्या एक देखिए, अब जो बयानात सामने आ रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जो उनकी तरफ से फैसला दिया गया। और दूसरी तरफ अब हुकूमत की अगर बात कर लें तो पंजाब में क्योंकि सादा अक्सरियत तो मुस्लिम लीग नून के पास है, बिल्कुल। अब उनके पास 168 उनके अपने उम्मीदवार हैं पंजाब असम्बली में। सही। अब 168 बमुकाबला PTI नून लीग अक्सरियत में आगे निकल चुकी है, क्योंकि इनके 25 जो हैं वो अब D-सीट हो चुके हैं। अब उसमें मुस्लिम लीग नून के अगर देखे जाए तो 4 उनके अरकान मुनहरफ हैं, उनके पास अब तादाद बन जाती है 161 तादाद है, और उसमें 7 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और 3 आज़ाद मिला लें आप साथ, तो 172 तक इनके ये सीट जाती है। तो इनकी तादाद हुकूमती इत्तेहाद जो है वो बन रहा है। और दूसरी तरफ PTI के पास जो तादाद बन रही है वो उनके पास है उनके 10 मुस्लिम लीग काफ के और 168 तक उनकी तादाद है। तो इसमें अक्सरियत हुकूमत के पास, हुकूमती इत्तेहाद के पास है। तो देखा जाए तो अगर इलेक्शन आर्टिकल 130 के तहत अगर इलेक्शन दोबारा होता है पंजाब असम्बली में,
तो जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे वो हुकूमत बना लेगा। तो लेकिन वो आसाफ इनके शिकन पास कहा जा जा रहा है पंजाब असेंबली में आसाफ शिकन नंबर गेम है। खोखर साहब वाकई जी जी बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत हाल है वो अमली तौर पर तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, ज़मीनी इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा ये जो D-सेट हुए हैं, इसी तरह जो मरकज़ में देखें, वफाक में देखें, जो कौमी असम्बली में जिन्होंने वफादारी तब्दील की, ये 1985 में जिनेजो हुकूमत के साथ थे लोग, फिर उसके बाद काफ लीग के पास आए, फिर मुशर्रफ लोग के पास आए, फिर नून लीग के पास आए। यही लोग हैं जो बार बार लोटी होते हैं, अपनी वफादारी तब्दील करते हैं। और दूसरा ये कि इन लोगों की सीटें होती है पक्की। ये टिकट कभी किसी पार्टी को ले लेते हैं, कभी किसी की पार्टी, इनकी पार्टी के साथ वफादारी नहीं, एक पार्टी के साथ वफादारी नहीं होती। अब हमजा शहबाज जो है, इसको सादा अक्सरियत तो हासिल है असम्बली में, लेकिन इस वक्त जो अरकान असम्बली D-सीट हुए हैं, इन पर इलेक्शन नहीं कराना चाहिए, फिर जनरल इलेक्शन की तरफ हुकूमत को जाना चाहिए, ताकि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ज़रूरी है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो अमन अमान कायम होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर होगी, इन्वेस्टमेंट आएगी और मुल्क जो है ना मजबूत होगा। अल्टीमेटली ये होगा, ये सादा अक्सरियत वाला वजीर आला बन जाएगा। ये मुझे समझ नहीं आई कुछ। सादा अक्सरियत में आप देखें ना कि नून लीग के पास, मैंने आपको पहले बताया कि 165 ओवरऑल उनके पास सीटें हैं पंजाब असम्बली में, 4 उनके मुनहरफ अरकान निकाल दें 161, और PTI के पास 183 थे। अब 25 निकाल दिए, 158 बच गए। सादा अक्सरियत में नून लीग आगे निकल गई। ठीक है। अब आ जाते हैं इत्तेहादी। इत्तेहाद में नून लीग के साथ है पीपल्स पार्टी, 7 इनके मिला लें 168, और 4 आज़ाद हैं, उनमें से 3 इनके साथ मिला लें मुस्लिम लीग नून के साथ, और एक राह हक्का पार्टी का वोट है, और तो 173 तक इनके वोट जाते हैं। और PTI के पास जो है वो 158 और 10 काफ लीग के, और एक चौधरी निसार अली खान साहब का बताया जा रहा है कि वो अपोजिशन के साथ मिलकर वोट कास्ट कर सकते, तो 168 उनकी तादाद बन जाती है। लेकिन हुकूमती हल्के का कहना है कि उनके पास नंबर गेम ज़्यादा है, और दूसरी तरफ अपोजिशन का कहना है, फवाद चौधरी का मैंने बयान सुना, और उन्होंने कहा कि हमारे पास हुकूमत से ज़्यादा नंबर हैं पंजाब में। लेकिन जो वाज़ेह जो चीज़ नज़र आ रही है, और वो देखा जाए तो उसमें मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद है वो ज़्यादा है, और इस दफ़ा भी आज़ाद अरकान जो हैं उनकी अहमियत ज़्यादा बन गई। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि जो 4 हैं, 4 में से 3 तो इनके साथ हैं, और एक वो अपोजिशन के साथ, और एक राह हक पार्टी का जो वोट है वो ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून के साथ जा चुका है, और एक जो सीट थी वो डिग्री के केस में नाअहल हो चुका है, वो MP है। तो अब इसमें अक्सरियत मुस्लिम लीग नून के पास है। लेकिन अगर PTI ने कोशिश की कि वो दोबारा इक़्तिदार में आके असम्बली को तहलील करें, तो वो हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों को तोड़े। अच्छा, अब ये इलेक्शन कमीशन ने तो अपना फैसला दे दिया, मैक्सिमम को टाइम फ्रेम भी दिया है कि इसमें कुछ अब डिसीजन लेना है। देखिए, इखलाकी तौर पे हुकूमत तो नहीं रही ना, हाँ। जब D-सीट कर दी है, अब अपोजिशन क्या देखे इत्तेमाद का वोट लें, तो अब आपको इत्तेमाद का वोट लेना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। अब आपको इखलाकी तौर पे चाहिए कि आप 130 का आर्टिकल 130 का इस्तेमाल करते हुए फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएं। लेकिन इलेक्शन कैसे होगा? आपके पास गवर्नर भी नहीं है। हाँ। आपके पास गवर्नर होना लाजमी है। वफाकी हुकूमत गवर्नर नॉमिनेट करे, गवर्नर जो है वो पंजाब असम्बली का इजलास कॉल करे, और पंजाब असम्बली जो है वो इलेक्शन करवाए। इलेक्शन के बाद जिसके पास ज़्यादा नंबर होंगे वो अपने ऐवान में वो अपना हुकूमत बना लेगा, कायदे अवान बन जाएगा। और अगर कायदे अवान अपोजिशन का बन गया तो उनकी कोशिश, इतना आसान नजर आ रहा है अली, और ना ही इतनी जल्दी कोई होने देगा। बस तखीर से तखीर करते जाएंगे, और तखीर में पंजाब की जो सूरत हाल है वो बहुत अबतर हो चुकी है। सूरत हाल एक अलहदा बात, एक जो हमें सियासी सूरत हाल नजर आ रही है, इमरान खान साहब जल्द से जुलूस कर रहे हैं, अपनी पावर शो करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से हम नून लीग को देख रहे हैं, पावर शो करने की कोशिश की जा रही है। इस सब में मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, कल से मैं सोशल मीडिया पर जो देख रही हूँ, इखलाकियात से हटकर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, आपने इमरान खान साहब की गुफ्तगू भी सुनी होगी। एक तो सियासी हम देख रहे हैं कि अजीब सी कशमकश है, एक पॉलिटिकली हालात ख़राब, दूसरा आपकी मशीयत कहाँ पर, दूसरा आप क्या इमेज दुनिया को दे रहे हैं। ये हमारे लीडर हैं, ये हमारे सियासतदान हैं, बड़े लोग हैं, चेहरा है मुल्क का, और ये एक इमेज पूरी दुनिया में क्या जा रहा है। आप इखलाकियात को भी बालातर रख रहे हैं। इमरान खान साहब के बयान की मैं बात कर रही हूँ, अली कोई कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, उनका जो बयान है, अब एक बयान को ना देखें, बयान तो हर जमात की तरफ से आता है। मुस्लिम लीग नून ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर मुस्लिम लीग नून ने कसर नहीं छोड़ी तो फिर PTI की तरफ से भी उनको यही उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो खतून अव्वल के बारे में क्या इल्जाम लगाए गए, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मैं ये कहता हूँ कि किस्सा मुख्तसर सिर्फ इतना है कि आप अपनी सियासत में ख़वातीन को मत घसीटें, ठीक है? उनके ऊपर घटिया
जो इल्ज़ाम तराशी है वो मत करें। अल्फाज का ये चुनाव का ये मसला मुस्लिम लीग आपको नून के देखना ऊपर भी है और ये पीटीआई के ऊपर तमाम भी है। पॉलिटिकल पार्टीज पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि वो इस तरह औरत और ख़वातीन के ऊपर जो है वो इस तरह के मामला वो ना करें। तो मैंने कल ट्वीट भी किया था कि खुतबा हुज्जतुल वदा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमानों औरतों के मामलात पर अल्लाह से डरो और ये मेरी वसीयत कबूल करो। तो ये औरतों पर इस तरह ख़वातीन के ऊपर क्यों कीचड़ उछाल रहे हैं? ऐसे ये ही मुस्लिम लीग नून भी करती है। राना सनाउल्लाह साहब का बयान आप देख लें बिल्कुल और इसी तरह पीटीआई के लोगों को देख लें। जब बिल्कुल। जवाब शिकवा जवाब शिकवा हो रहा है और ये गलत हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। खान साहब ने भी, क्योंकि उनकी एक अच्छी फैन हम एक फॉलोइंग है, उनसे इस्लामी उम्मीद नहीं मुआशरा करनी है, चाहिए। बिल्कुल रियासत मदीना की बात करने वालों को तो ये चीजें उनसे बिल्कुल उनसे भी- ये उम्मीद नहीं थी कि बिल्कुल। वो इस तरह की बात करेंगे। उनको चाहिए कि वो अपने अल्फाज वापस लें या माफ़ी मांगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि कल उनके मुख्तलिफ जो उनके पार्टी होल्डर्स हैं, जो वर्कर्स हैं उनके, वो मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं। उन्होंने भी खासतौर पर माजी में जो मुस्लिम लीग नून के बयानात थे उनको दोहराया। और उन्होंने इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मुझे अफसोस इस चीज़ का होता है कि अगर आपके लीडर ही इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर फॉलोअर्स खान साहब के जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं उनके आगे भी बंद बांधने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है, दिफा उनकी कर भी रहे हैं, वो तो ऐसा दिफा कोई कर रहे हैं। तूफान बदतमीजी देखने में आता है। मतलब फिर आप मिसाल क्या कायम कर रहे हैं ना? खोकर साहब ठीक कह रही हूँ मैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि अदम बर्दाश्त जो है ना वो असल में बिल्कुल सही आपने कहा। असल में इस वक्त हो गया है। कोई दूसरे को बर्दाश्त करने का किसी में जज्बा और जोश नहीं रहा। हालांकि सियासत का नाम ही बर्दाश्त है कि आप दूसरे के मैंडेट का एहतराम करें। Exactly. आप लेकिन हमारे जो पाकिस्तान में देखें कि अदम बर्दाश्त है, कोई किसी को मैंडेट को एहतराम नहीं करता, किसी को बर्दाश्त नहीं करता। इमरान खान ने क्या बजाय इसके कि इमरान खान अपोजिशन में रहकर कौमी असम्बली में रहकर अपोजिशन का किरदार अदा करता और इलेक्शन का वेट करता, उसने जलसे जुलूस शुरू कर दिए हैं। और जो नून लीग की गवर्नमेंट है उन्होंने अपने नैब और एंटी करप्शन के जो FIA के जो केसेस थे वो खत्म कराने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह एक लूट मार का जो है ना वो यानी कि नफसा नफसी का कह सकते हैं आलम शुरू हो गया है और हर कोई अपने जाती मुफाद जो है ना वो हासिल करने के चक्कर में पड़ गया है। कौमी मुफाद जो है उनको पीछे छोड़ दिया गया है। ठीक है जी। हम यहीं से ही गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर की तरफ भी हमने जाना है और इसके साथ साथ कुछ लोड शेडिंग के मौजूदा सूरत हाल भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल और इस पर हम मुआशी इस्तेहकाम देख रहे हैं। एक तरफ हमजा शहबाज शरीफ साहब की अगर हम मौजूदा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने या फिर उसके साथ साथ जो वो इजलास कर रहे हैं, महंगाई के हवाले से कह रहे हैं कि जी तसल्ली दिला रहे हैं। अब इस तरह की सिचुएशन में मुझे तो नहीं लगता कि महंगाई कम हो पाएगी, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि एक अब वो ना दौड़ सी शुरू हो गई है। तो जो उम्मीदें दिलाई जा रही हैं, जो हालात हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हर तरफ अदम इस्तेहकाम है, लोग परेशान हैं। लोगों का मसला महंगाई है और इसके साथ साथ सियासतदानों का मसला। इस वक्त एक गेम चल रही है, दौड़ लगी हुई है। अब इसमें जीत किसकी होगी, परेशान कौन रहेगा, इसमें आवाम के लिए ही परेशानी है, बाकी तो कुछ नहीं है। खैर, इलेक्शन कमीशन के इस बड़े फैसले के बाद अब आने वाले हालात क्या हैं? क्या बहुत ज़रूरी है कि बर वक्त जो है वो इलेक्शन हो और नताइज जो हैं वो सामने आए और ये जो हम सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल देख रहे हैं ये बेहतर हो, क्योंकि ये तमाम सूरत हाल जुड़ी है हमारे मुआशी इस्तेहकाम के साथ। सलीम बुखारी साहब सीनियर तज्जियाकार जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं कि इस बड़े फैसले के बाद अब आगे होना क्या चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इलेक्शन कमीशन का जो बड़ा फैसला आया है इस पे मैं आपका तज्जिया जानना चाहूंगी और ये भी कहिएगा, अब ऑब्वियसली होना तो ही चाहिए आगे इलेक्शन हो, लेकिन जल्दी होते नजर नहीं आ रहे, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस फैसले के दो बहुत अहम पहलू हैं। एक पहलू इसका ये है कि इसने जो 25 अरकान थे जिन्होंने वोट दिया था हमजा शहबाज को, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। डिस्क्वालीफाई नहीं किया, डिसीट किया है। ये बात जरा समझने की है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की इस राय के बाद जो उन्होंने सदर मुमलिकत के खत के जवाब में दी थी कि यानी जो वोट देंगे मुनहरफ अरकान जो है वो उन सीट भी होंगे और साथ उनका वो वोट काउंट नहीं होगा। लेकिन आज का जिस फैसले का हम जिक्र कर रहे हैं इसमें उनको डिसीट तो कर दिया गया है, लेकिन उनके वोट के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कहा गया, जिसका मतलब ये हुआ कि आइन की असल रूह के मुताबिक जो ओरिजिनल आर्टिकल 63A है उसमें डिसीटिंग है, वोट जो है वो वैलिड काउंट होगा।
तो ये बहुत बड़ा फैसला है, खास तौर से सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद। ये याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला नहीं था, वो राय थी उस खत के जवाब में जो सदर मुमलिकत ने उन्हें लिखा था और सुप्रीम कोर्ट की राय चाहिए थी। लिहाजा उस राय को एक हद तक इस्तेमाल किया है इलेक्शन कमीशन ने कि उनको डिसीट तो कर दिया है, लेकिन उनके वोट को जो है वो इनवैलिड करार नहीं दिया, यानी वो वोट जो दिए गए थे वो काउंट हो गए हैं। लिहाजा इसके नतीजे में हमजा शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर तो रहेंगे। इसके बारे में लोगों में मुझे समझ में नहीं आती क्यों इबहम है। क्या वो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इतना नादान था कि उसने फैसले के अंदर ये लिखना जरूरी नहीं समझा कि उनके वोट इनवैलिड हो गए। तो एक ये डिबेट चल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ ये डिबेट बेमानी है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उस फैसले के अंदर लिखा जाता कि ये डिसीट भी हो गए हैं और इनके वोट भी इनवैलिड हो गए हैं जो उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को दिए थे। अगर इस स्पिरिट में अगर आप इसको देखें तो हमजा जो है आज भी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, लेकिन चूंकि पीटीआई ने फैसला किया हुआ है कुछ चीज हमने आराम से चलने नहीं देनी है, लिहाजा इसके खिलाफ भी वो पिटीशन में गए हैं। अब आप देखें लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई की पिटीशन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गवर्नर की पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट में वो वैसे गए हुए हैं। तो वो बेचैन करते रहेंगे इनको, ना सेंटर में और ना ही पंजाब में इनको हुकूमत आराम से करने देंगे। तो चॉइस अब उनके पास सिर्फ ये है कि अगर ये इलेक्शन कलअदम करार दिया जाता है लाहौर हाई कोर्ट से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के नतीजे में, तो फिर ज़मीनी इंतखाब होगा। अदरवाइज जैसा हम देख रहे हैं कि अगर गवर्नर का तकर्रर हो जाता है, जिसके लिए भी दोनों पार्टियां जो है वो कोर्ट में गई हुई हैं, तो फिर उसके बाद काबीना बनाना उनके लिए आसान हो जाएगा और फिर पंजाब की गवर्नेंस जो है उसका यानी उसका दौर शुरू हो जाएगा। ये है सूरत हाल मेरे नजदीक। ठीक है, बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तजियाकार, और अपने तजिए से आगाह कर रहे थे कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। और एक चीज़ तो अली वाजे कर दी है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब वजीर आला हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। वज़ीर बहुत आला, सारे लोग पूछ रहे थे, वाकई मुझे भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही देखिए ये बात जहन में रखें। हम एक सादा सी बात, क्यों खोकर साहब एसएनजेडी ने तो कोई नोटिफिकेशन नहीं किया, कोई डी नोटिफाई तो नहीं किया, नोटिफाई नहीं हुआ उस वक्त तक जब तक असेंबली में दोबारा इलेक्शन नहीं होते वजीर आला के, और असेंबली जब तक उनको उनको मुस्तरद नहीं करती, एसएनजेडी नोटिफिकेशन नहीं कर सकता। इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ जो है वजीर आला पंजाब है, और उसके पास जो है ना, अगर आप इसके साथ ही हमारी खबर है अताउल्ला तारड़ का क्लेम है कि हुकूमत के पास अब भी 178 अरकान मौजूद है। ये उनका हुकूमत का दावा है 178 अरकान हुकूमत के पास मौजूद है। हुकूमत के पास सादा अक्सरियत तो है ना, अगर वो डी नोटिफाई हो गया तो सादा अक्सरियत तो हुकूमत के पास अब भी है। सादा अक्सरियत उनके पास है। अगर ओपोजिशन कहती है कि वो अपने एतमाद का वोट लें तो वो एतमाद का वोट दे के भी जीत सकते हैं, जो उनके पास नंबर गेम है। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो नंबर गेम में कम है। नंबर गेम में हुकूमती इत्तेहाद अब भी ज़्यादा, लेकिन वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अभी भी रहेंगे। बुखारी साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो उन्होंने नुक्ता उठाया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में ये कहीं नहीं लिखा कि जिन लोगों ने वोट कास्ट किया क्या उनका वोट जो है वो वैलिड होगा या नहीं होगा, सिर्फ उन्होंने डी सीड किया। ये भी एक पॉइंट बहुत अहम नुक्ता उन्होंने उठाया। लेकिन देखना ये कि ओपोजिशन इसको कैसे देखती है। क्या ओपोजिशन अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी? क्या वो कहेगी कि जनाब ये जो इलेक्शन हुआ था इसको कलअदम करार दिया जाए? और दूसरा उन्होंने कहा कि गवर्नर की तैनाती बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हो जानी चाहिए। अगर वो हो जाती है तो काबीना आ जाएगी, काबीना होने के बाद हुकूमत के पास टाइम ही टाइम है, फिर बिल्कुल ऐसे अदरवाइज उनके पास कुछ नहीं अदरवाइज। लेकिन अभी भी आवाम के लिए ये कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज हैं। चलिए जी, ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई है। बहुत सारे लोग ये सवाल मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि हर कोई पूछ रहा था फिर वज़ीर आला कौन है। खैर, हमने भी एक ब्रेक लेनी है। इसके बाद जी खतरे की घंटी एक बार फिर से बज उठी है। कोरोना नए रूप में सामने आ गया। अब ये नया रूप क्या है, कितना खतरनाक है, इससे बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। खबर क्या है? शहरी खबरदार होशियार रहें, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं है। ना तो खबरदार है ना ही होशियार है। इवन मैंने तो कहीं किसी मार्केट में किसी को मास्क तक का इस्तेमाल करते नहीं देखा। कोरोना नए रूप में सामने आया है और ये पहले से ज़्यादा खतरनाक कहा जा रहा है। ना सिर्फ बाजार, मार्केटें, इवन हॉस्पिटल भी एक दो मेरा आना जाना हुआ है पिछले दिनों में, कहीं पर नहीं मैंने देखा इवन किसी हॉस्पिटल में भी किसी ने मास्क पहना हो। यानी वो चीज़ें जो हमने कहा था कि जी अब आपने अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेनी है। हमारी एयर क्वालिटी भी इस काबिल नहीं है कि आप बाहर मास्क के बगैर जा सके, लेकिन लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं। खोखर साहब क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल, ये कोरोना के हवाले से अभी एहतियात की जरूरत है। अभी कोरोना गया नहीं है, उसकी जैसे जाद चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी खबर दिया है कि उसकी नई शक्ल जो है वो सामने आ गई है। इस पर रिसर्च की भी जरूरत है, इस हवाले से अफाती इकदाम की भी जरूरत है। इवन डॉक्टर्स कह रही है नई नई चीजें सामने आ रही हैं जिस बारे में अभी उनको भी इतना नहीं पता, टाइम से पता चल रहा है कि क्या क्या चीजें। जी बिल्कुल, उस हवाले से जो है ना हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से ज़्यादा अवेयरनेस करे, आगाही मुहिम शुरू करे, वो आगाही वॉक शुरू कराए और अखबार और मीडिया टेलीविजन में आगाही जो है ना बाकायदा तौर पर एक मुहिम कैंपेन जिसको कहते हैं वो शुरू की जाए ताकि आम बंदे को पता चला जाए। और स्कूलों, अस्पतालों, तलीमी इदारों और जो दफातर है, सरकारी दफातर है या गली मोहल्लों में जो इस हवाले से इकदाम हैं जो इससे बचाव के लिए, वो इकदाम बहुत ज़रूरी हैं और एहतियात सबसे ज़्यादा कहते हैं परहेज इलाज से बेहतर होता है। तो जिस तरह एहतियात जो है वो बेहतर है इसके लिए। सही सही। अच्छा जी, इसके लिए जी दोबारा हुकूमत को एक्टिव होने की ज़रूरत है। दोबारा वो जो कैंपेन हमने देखी थी कि आप बार बार लोगों को बता रहे हैं कि आपने एहतियात करनी है, फाइल्स की तरफ आने, मेरे ख्याल से दोबारा सख्ती की ज़रूरत है, अदरवाइज तो लोग मानने वाले नहीं है। अली, आप रिसेंटली उम्रा करके आए हैं, बाकी ममालिक में भी हम देख रहे हैं अभी इतने लोग रिलैक्स नहीं हुए हैं। आमिर भाई बता रहे थे कुछ पाबंदियां अभी भी हैं, हम क्यों इन पाबंदियों को हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं? अना वो जो पाबंदियां है ना वो आपकी ज़ात की हद तक है। अब कोई फोर्स नहीं करता कि आप मास्क पहनो। अब मैंने उम्रा करते हुए जब देखा कुछ लोगों ने मास्क पहने हुए थे, जो एहतियात करते हैं वो आज भी करते हैं और जो संजीदा इसको पहले भी नहीं लेते थे वो आज भी नहीं लेंगे। आप जिस तरह मर्जी लोगों को बता दें कि ये वेरिएंट बहुत ख़तरनाक है और अब लोगों ने जिसने संजीदा इसको नहीं लेना वो बिल्कुल नहीं लेगा। हुकूमती सतह पर होनी चाहिए और वो देखिए हुकूमती सतह पर जो पाबंदियों की बात है SOPs की, तो अब इस वेरिएंट को देखना होगा कि ये वेरिएंट किस हद तक फैलता है। तो या तो फिर आप इस हद तक आप गए तो तमाम SOPs कोई SOPs फॉलो नहीं हो रहा ना, कोई SOPs फॉलो नहीं हो रहे, अपनी मर्जी आप मास्क लगा लें। अंदाजा करें ना, ये आपके एंट्री एग्जिट पॉइंट है जहाँ से एक दफा फिर खतरा सर उठा सकता है। अब लोग इस तरह संजीदा नहीं लेते। जो पहली लहर थी ना कोरोना, उसको लोगों ने संजीदा लिया, दूसरी लहर, तीसरी लहर आई, चौथी लहर आई, उसके बाद लोगों ने संजीदा नहीं लिया। अब मुझे बताएं आप कितना मास्क पहनती हैं? मैं तो अगर पहनने की कोशिश भी करूं मास्क, कभी बाजार पहन के भी जाऊं तो जब आप देखें नजरअंदाज हो जाती है ये चीज। नजरअंदाज ना, वही ना, हम लोग ना संजीदा नहीं ले रहे इन चीज़ों को। इवन मेरे पास गाड़ी में मास्क पड़े हैं, बैग में भी पड़ा जितना मर्जी अब खतरनाक हो जाए, अब लोग ना इसके साथ वो कहते हैं पंजाबी दे रच बस गए ने, तुसी जो मर्जी कह लो उन्होंने कोई असर नहीं होना। तो लिहाजा इस वेरिएंट के ऊपर अगर हुकूमत के पास कोई रिसर्च है, उनके पास कोई इस तरह के जो चीज़ें आई हैं मेडिकली, उनको देखना होगा कि ये कितना ख़तरनाक है, उस हद तक फिर उनको अपने SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाना चाहिए। और जो एक कैंपेन शुरू की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना के बचाव के लिए, वो दोबारा से इनको शुरू करनी चाहिए। क्योंकि हम हमेशा तब होश के नाखून लेते हैं जब पानी सर से गुजर चुका होता है। हमारे अस्पताल अब इस काबिल नहीं है कि ज्यादा मरीजों को वो जो है वो देख सके, क्योंकि हम बार बार यही बता रहे हैं कि यहाँ तो गैस्ट्रो के पेशेंट जो हैं वो नहीं संभाले जा रहे हैं। तो फिर कोविड के तो हमने देखा माजी में कितने बुरे हालात रहे हैं। ना तो जितने हमारे नर्सेस थी, पैरामेडिक्स थे, उनके लिए कुछ सामान मौजूद था, ना तो मरीजों को देखने वाला कोई था। तो अल्लाह ताला रहम करे उस वक्त। लेकिन एहतियात नाज़रीन से एहतियात ज़रूर करें, मास्क अपना पहने। जो पहले की एक रूटीन तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मास्क पहने, SOPs पर अमल दरामद करें ताकि अल्लाह आपको इससे महफूज रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। कम अज़ कम आप नहीं मास्क पहनना चाहते तो रश वाली जगह पर, बाजारों में, मार्केटों में, कहीं पर इस तरह की जगहों पर जाएं, यहाँ मास्क जो ज़रूरी बना लें। आपकी अपनी सेहत से जुड़ी ये चीज़ें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और ख़बर हमारे पास है, सरकारी और निजी अस्पतालों को 21 अरब के वाजिबात अदा। ये बात हो रही है कौमी सेहत कार्ड की। मुझे तो इख्तलाफ है कि इसका नाम कौमी सेहत कार्ड रखा क्यों गया है। खोखर साहब जी बिल्कुल, ये वाजबात की अदायगी के लिए जो कौमी सेहत कार्ड के जो 21 अरब रुपये जो है ना ये जारी कर दिए हैं हुकूमत ने, ताकि मरीज़ों को बेहतर जो है ना सहूलतें मिले से इलाज मिल जाए और जो दवाइयों के या दो मुख्तलिफ इलाज माल जाएगा, जो पेंडिंग लायबिलिटीज़ हैं वो भी अदा की जा सकें। और जो कौमी सेहत कार्ड का जो स्टाफ है इसमें से उसको तनख्वाही भी मिल सकेगी और उसके जो O&M जो एक्सपेंडिचर होते हैं, ऑपरेशनल अखराजात होते हैं, वो भी पूरे हो सकेंगे। सही, मुझे ये बताएं, मिल सकेंगी क्या ये जो एक्सपेंडिचर्स है ना, ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने किसी मरीज़ का इलाज किया, उसको सहूलत दी, उसकी मद में ये रकम दी गई है। अब ये देख लें कि पंजाब में जब से यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से
प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 21 अरब रुपए का रेवेन्यू मिला कौमी अंदाजा सेहत करें। कार्ड के ऊपर। मरीजों को सहूलियात मिली, बिल्कुल मिली? मिली। नहीं मिली? नहीं, जिनको जिस इलाज लेवल पे मिलनी चाहिए थी, देखिए, मिली है? इलाज आपने किया तो आपको ये हाँ। पैसे मिल रहे हैं। अगर आपने इलाज नहीं किया तो फिर आपको ठीक पैसे है, कैसे ठीक मिलेंगे? है। ये इलाज किया आपने, इलाज के बदले में आपको गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए। ओके। अब ये वो चार्जेस हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स आम किसी भी ट्रीटमेंट के ऊपर इतने पैसे वसूल नहीं करते जो उन्होंने कौमी सेहत कार्ड के ऊपर किए। अब इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ। लाहौर की बात करें तो लाहौर में शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स जो कि प्राइवेट एक मेडिकल कम्प्लेक्स है, सबसे ज़्यादा उनका बिल बना है। अच्छा, 43 करोड़ रुपए का बिल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस सेहत कार्ड के ऊपर, जो कि पीटीआई का प्रोजेक्ट था, शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स को पे किया है। वाह। उसके बाद है हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल। हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में 2000 कुछ जो केसेस हैं उन्होंने वो किए तो उनको 324 मिली, यानी कि 32 करोड़ 40 लाख रुपए की पेमेंट वो की। लाहौर में 1 जनवरी से आना शुरू हुआ। 1 जनवरी से लेकर मई की आज की तारीख तक सही। उन्होंने 32 करोड़ रुपए का इलाज जो है वो कौमी सेहत कार्ड के ऊपर किया। तो मेरा इस पर एक सवाल था, मैंने सवाल भी कुछ हलकों से किया जो कि इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं कि ये रकम आपने किस तरह से दे दी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने क्या ये जांच पड़ताल की, क्या है इन लोगों ने इस कार्ड के ऊपर ये ट्रीटमेंट किया? तो उनका मौक़िफ़ ये था कि ऑडिट के बाद ये रकम पे की जाती है, ऑडिट से पहले ये रकम पे नहीं हो सकती। ऑडिट इस तरह से होता है कि उनकी मॉनिटरिंग टीमें होती हैं, वो मुतलका हॉस्पिटल में जाके दौरा करती है और उनका रिकॉर्ड चेक करती हैं, और जो उनके पास रिकॉर्ड होता है उसके मुताबिक उन्होंने जांच पड़ताल करनी कि आया ये एक पेशेंट है, इसको इस ट्रीटमेंट के मुताबिक ट्रीटमेंट किया गया, सहूलत दी गई, और इस ट्रीटमेंट के ऊपर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस या गवर्नमेंट की तरफ से कितनी रकम मख्तस की गई है, उसके मुताबिक इनको चार्जेस जो है वो दिए जाए। तो वो क्राइटेरिया तो अपनाया गया, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात ये कि रेवेन्यू भी आपने एक अच्छा खासा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिया। अच्छा अब जब पहले दिन से कहा जा रहा था ये नवाजने का तरीका है प्राइवेट अस्पताल। देखिए, नवाजने का ठीक है, नवाज भी दिया आपने, एक रेवेन्यू उनको दे दिया, लोगों को फायदा हुआ। अब प्राइवेट हॉस्पिटल पे जब टैक्स की बात आती है ना तो आना फिर ये चीखे मारते हैं। सही कहा आपने, सही कहा आपने। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर टैक्स आप लगाएंगे ना तो वो कहेंगे लो जी हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया। अब वो दूसरी तरफ जाएंगे कि इलाज जो है वो ट्रीटमेंट मजीद महंगा कर देंगे। अब एक हॉस्पिटल ने, शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स ने 43 करोड़ रुपए की इनकम हासिल की है, अब उसको देखना पड़ेगा कि उनकी रिटर्न्स में टैक्स कितना जमा करवाते हैं, हमीद लतीफ़ कितना जमा करवाता है, डॉक्टर हॉस्पिटल कितना जमा करवाता है, ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात कि 21 अरब सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को गया है और सरकारी हॉस्पिटल्स को कितना गया है? 5 अरब रुपए। इससे अंदाज़ा लगा लें कि सरकारी हॉस्पिटल डिफरेंस भी नहीं है, क्या हालात हैं। देखिए, मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, एक आम शहरी का हक है कि वो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाए। अगर ये सहूलत उसको सरकार दे रही है तो उसको लेनी भी चाहिए। उसका भी दिल करता है कि वो इसी वाले कमरे में जाके शिफ्ट हो जाए, वो वहाँ पे ज़रूर हो। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि वो इस केस को अब मद्देनजर रखें कि 21 अरब उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे दिए, यही 21 अरब सरकारी हॉस्पिटल्स को दिया जाए तो कितनी सूरत वहाँ पर तब्दील हो। PIC लाहौर उनकी तारीफ करनी चाहिए, माना कि वहाँ पर रश भी है, बहुत ज़्यादा कहते हैं कि इस तरह का ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा इलाज लाहौर के अंदर उन्होंने किया है। और उनको 1.1 बिलियन का एक जो अदायगी है उनकी पेमेंट, वो क्लेम उनके क्लियर किए गए, और उन्होंने 11,000 पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है वो किया। और इसी तरह PIC मुल्तान जो कि परवेज़ लाई साहब इंस्टीट्यूट है, और इसके साथ ही फैसलाबाद इंस्टीट्यूट है, रावलपिंडी PIC कार्डियोलॉजी, इनमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट किए गए। और सबसे ज़्यादा जो केसेस सामने आए थे वो कार्डिक के थे, दिल के ज़्यादातर इलाज किए गए, दिल के जितने भी इश्यूज़ थे उस मामलात पर। तो दूसरी तरफ अब सवालिया निशान ये है कि सरकार को चाहिए कि प्राइवेट को बिजनेस देने की बजाय पब्लिक हॉस्पिटल्स की तरफ आएँ, अपना जो एक कंपोनेंट है ख़ास तौर पर एडमिन का और उसके साथ ही मेंटेनेंस का, उसके ऊपर फोकस करें ताकि आपका स्ट्रक्चर बेहतर हो। बहरान कहा जाए अस्पतालों में अद्वियात को लेकर, और इसके साथ साथ तो कोई चीज़ ही नहीं है, तो सरकार ने नहीं सरकारी अस्पतालों को देखना तो किसने देखना है। शहर का एक और बहुत बड़ा मसला है जी बिजली की लोड शेडिंग, और लोड शेडिंग मुख्तलिफ इलाकों में 5 से 6 घंटे है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी हमारे पास खबर जो है ख़ियाबान अमीन की, जहाँ पर बिजली की बंदिश का मामला संगीन है, शहरी रात भर जागते रहे हैं। ऑलमोस्ट
हर घंटे बाद लाइट जा रही है, तो मुझे नहीं समझ आ रही है 5 से 6 घंटे वाला दावा क्यों किया जा रहा है। खोकर साहब जी बिल्कुल, लोड शेडिंग तो शहर में है, हाँ। मौजूद है, और लोड शेडिंग हो रही है, कहीं 1 घंटा हो रही है, कहीं 2 घंटे हो रही है, कहीं 3 घंटे हो रही है, और बाज़ दफ़ा अगर कहीं ट्रांसफार्मर फट जाता है या ख़राब हो जाता है तो वो ट्रांसफार्मर को 2-2 दिन या 1-1 दिन तब्दीली नहीं किया जाता। इस हवाले से लोगों को Backup बिजली लेना का है कोई। वैसे मसाइल है। अगर एक दिन बिजली का बिल जो है ना डिले कर दिया जाए, जमा ना कराया जाए, तो वापडा वाले जो है ना बिजली काटने के लिए आ जाते सही हैं। कहा। तो जब लोग बिल देते हैं तो लोगों को फिर बिजली भी दें, बिल्कुल सही कहा आपने। लोगों को बिजली भी दे, लोग पेमेंट तो करने के लिए तैयार है। जितना मर्जी ये टैरिफ, हर रोज हम अखबारों में ही पढ़ते रहते हैं, सिटी फट्टू पर खबर चलती है, आज इतना टैरिफ बढ़ गया, आज इतना टैरिफ बढ़ गया, आज इतना लेकिन लोगों ने कभी टैरिफ बढ़ाने के लिए मुजाहरे नहीं किए, बिल्कुल लोगों ने कभी सड़कों पर नहीं आया कि टैरिफ क्यों बढ़ाया। लोग आराम से उसको टैरिफ को कबूल करते हैं और अदा करते हैं। अब ये वापडा की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को बिजली प्रोवाइड करे, खोकर साहब, लोड उन्होंने शेडिंग कोई कम से तैयारी कम की करे। होगी तो बिजली की फराहमी होगी ना। अभी और तो था कि इतनी लोड शेडिंग हो जाती है, यूपीएस वाले भी जवाब दे जाते हैं, यूपीएस भी जवाब दे जाते हैं। बिल्कुल ऐसे UPS ही है। जवाब दे रहे अब हैं जब शायद आपके सिप्रा पास साहब ने लाइट कह नहीं दिया है। बिजली तो नहीं आने वाली है। बिजली, मैं ना एक पुराना अखबार किसी ने ट्वीट किया हुआ था 1986 का कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग जल्द ख़त्म कर दी जाएगी, 1986 की बात। कब की बात कर रहे हैं वैसे आप? परेशान हो गई। 1986 की अखबार का उन्होंने एक वो पीस निकाल कर ना ट्वीट किया हुआ था, तो मैं पढ़ कर मैं कह रही 1986 से ये मसला है। अंदाजा हम करें। लोग तो 1990 यानी कि 1995 से सुन रहे कि यार लोड शेडिंग है पाकिस्तान में, जल्द ख़त्म हो जाएगी, वो अभी तक नहीं हुई। ये तो 1986 से मसला चल रहा है। तो आप उम्मीद यही रखें कि बिजली का मसला हल नहीं होगा। यही तो वो एक एम आपका वो कहते हैं एजेंडा होता है वोट लेने का, हम लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे, तमाम तर जितने भी अंधेरे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, रोशनी आ जाएंगी। एक नई हुकूमत ने आके जो एक इशू उठाया कि मुख्तलिफ ऐसे प्लांट हैं वो बंद पड़े हुए हैं, तो ये वाकई हैरत वाली बात थी। लेकिन अब अगर बंद पड़े तो उनको चलाना किसने है? जब अब इमरान आपकी खान हुकूमत साहब आ की गई है, हुकूमत तो आई चला पीटीआई दें की, तो उनको। उन्होंने कहा जी नून लीग इतने महंगे प्रोजेक्ट लगा गई और हम तो उसी की वजह से बिजली बना ही नहीं सके। अब तो चलो आपकी हुकूमत है, आपके अपने लगाए हुए प्रोजेक्ट हैं, खुदारा उनको चला दें। अब कशको लेके जाते हैं तो कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, तो उसमें अवाम का तो कसूर नहीं आवाम का कोई है। अवाम को तो नहीं है। आवाम को तो हर सहूलियात रोज ये बता रहे हैं इस मद में 2 रुपए इजाफा हो गया, इस मद में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आपने इतने हर 15 दिन बाद 1 महीने बाद बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है। अभी और खोकर साहब की बात ठीक है, लोग बिल दे रहे हैं। नई चीज़ IMF कह रहा है कि आवाम को जो दी गई सब्सिडी है वो ख़त्म कर दें, हमसे बेल आउट पैकेज ले लें, हम आपको पैसे देंगे। गवर्नमेंट कह रही है कि हम सब्सिडी ख़त्म करेंगे लेकिन किस्तों में करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे, यानी कि दर्जा ब दर्जा आवाम के ऊपर मज़ीद दबाव आने वाला है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, बिजली मज़ीद बढ़ेगी, ये बात अपने ज़हन में रखें। सही। क्योंकि आज अंसार बासी साहब की भी मैं ख़बर पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि 25 मई तक फ़ैसला हो जाएगा कि हुकूमत ये रहेगी या नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि IMF से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, उन मुज़ाकरात को मद्देनज़र रखते हुए देखना है कि वो आपको मुआशी हालात को कंट्रोल करने के लिए पैसे देते हैं या नहीं देते। सही। अगर वो आपको पैसे दे देते हैं तो फिर ये हुकूमत रहेगी, अगर नहीं देते तो फिर हुकूमत नहीं रहेगी। हुकूमत फिर छोड़ने का फ़ैसला करेगी नून लीग, मुस्लिम लीग नून। अब इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमारी हुकूमतें भी अब IMF से मशरूत होकर रह चुकी हैं। IMF ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अगर आप सब्सिडी ख़त्म करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, सब्सिडी ख़त्म नहीं करेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो आवाम ये बात अपने ज़हन में रख ले। तो फिर हम तो पाबंद हो गए हैं, हमने तो फिर इसी तरह गुलामी की जिंदगी और कुशकोल पकड़ के वक्त गुजारना है मेरे ख्याल से। आपको गुजारना पड़ेगा कशकोल पकड़ के वक्त। आप किस तरह से मुल्क चला लेंगे? आपके पास इतना रेवेन्यू नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। या तो फिर सिंपल सी बात है कि जितने भी हुकूमत के लोग हैं जिनके घरों में भी नहीं जाती, उनको चाहिए कि वो अपना सारा कुछ बेच दे। अगर मुल्क के इतने वो बनते हैं कि हम गुलामी की जंजीरों से आवाम को निकालना चाहते हैं, क्यों खोकर साहब? इनको चाहिए ना अपनी जायदादें बेच दें, फिर मुल्क का कर्जा उतार दें। आप 7 रुपए एक हफ्ते में डॉलर महंगा हुआ है, 7 रुपए 61 पैसे। डॉलर मजीद महंगा होगा, डॉलर महंगा होगा, हर चीज़ आपकी महंगी होगी। तो सिंपल आवाम के लिए बात ये है कि आप ये मत भूलें, PTI की गवर्नमेंट भी आएगी या नून लीग की गवर्नमेंट अगर आइंदा इंतखाबात के बाद आती है, तो आप ये ज़हन में रखें कि महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, आपकी बिजली मजीद महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा। हम खुद मुतासर हो रहे हैं ना, हम खुद मुतासर हो रहे हैं, हालात इस तरह से आ चुके हैं कि हर दूसरा बंदा जो उसका इस वक्त मसला क्या बना है जी, महंगाई। लेकिन क्या करें, कोई अभी फिलहाल तो इस पर अमल नहीं होने वाला। महंगाई से आपकी जान नहीं छूटने वाली, चाहे बड़े बड़े दावे सब लोग कर ले। थैंक यू सो मच खोकर साहब। अली, आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आते हैं।
वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं जी, दो टॉपिक होंगे हमारे जो कि हमेशा आप लोगों का बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहता है, वेट कैसे कम करना है। सो वेट कैसे कम करना है ये भी आपको बताएंगे, और साथ ही साथ मैंने प्रोग्राम के बिल्कुल स्टार्ट में कहा था इंटरनेशनल टी डे भी आज। चाय के शौकीन हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग नज़र आते हैं, तो मैं खुद जब तक दिन का आगाज़ चाय से नहीं कर लेती तो मुझे लगता है कि जी कुछ ना कुछ जो है वो अधूरा है। इवन मैं तो चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, लड़ने लग जाती हूँ अगर मुझे चाय ना मिले। ऑफिस में सुबह पहली लड़ाई ही होती है अगर चाय मेरी लेट हो जाए। तो बहुत सारे लोग मेरी तरह हैं जो कि चाय के शौकीन हैं और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। खाना ना मिले चाय मिलनी चाहिए, लेकिन इसका नुकसान भी है अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो। फिर मुख्तलिफ तरह की चाय आ चुकी है, अब तो हर कोई अपने टेस्ट के मुताबिक चाय में कुछ भी ऐड कर लेता है। तो प्रॉपर चाय होती क्या है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे मेहमानों की तरफ चलते हैं। तारुफ कराना चाहूँगी, हमारे साथ जी सहर चावला मौजूद हैं और उनके साथ आसिम इलियास मौजूद हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं। हमें हेल्दी टिप्स देंगे और बताएंगे किस तरह से आप फिट रह सकते हैं। अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आपके? ठीक ठाक। मुस्कुराते चेहरे देख देख के ना वैसे ही आपको एनर्जी से एक मिलती है, और माशाल्लाह दोनों हमारे मेहमान बड़ा मुस्कुरा के उन्होंने वेलकम कहा है। अच्छा जी सहर, आपसे आगाज़ हम कर लेते हैं। इंटरनेशनल टी डे, मुझे पता है आप थोड़ी सी मुखालिफत करती हैं कि चाय का इस्तेमाल खाने के बाद भी नहीं होना चाहिए, खाने से पहले, लेकिन मैं आपके कहने के बावजूद चाय पी लेती हूँ। क्या कहेंगी? मैं अपने कहने के बावजूद भी चाय पी लेती हूँ लेकिन आई टोटली रिलेट। मैं मोस्टली इतना हम लोग चाय पर डिपेंडेंट हो गए हैं कि सोशलाइज भी अच्छी तरह इफेक्टिवली प्रोडक्टिवली उस वक्त तक नहीं कर पाते जब तक चाय का कप ना मिला हो। देयर इज एन ऑब्वियस डिफरेंस, और ये सिर्फ मेंटल हैबिट नहीं है, देयर इज एक्चुअल साइंस बिहाइंड इट। अब बात ये कि चाय होती क्या और चाय हम किसे कहते हैं। हमारी जो चाय है देसी चाय, उसकी भी बड़ी सारी किस्में हैं। एक जो हम कहते हैं वो कड़क वाली चाय बनाओ जिसमें दूध कंपैरेटिवली कम होता है। एक जो हमारी फेवरेट तरीन चाय है देसी और चीनी में डूबी चाय, जो कि चाय है ही नहीं, उसको मैं नहीं चाय कहती। हम नहीं कहते बट लोग कहते हैं ना, ठीक है, जो कि चाय है ही नहीं। जिस चाय की मैं तारीफ करती हूँ, जिस चाय पर मेडिकल साइंस रिसर्च कर रही है, जिस चाय के बेनिफिट्स एडवोकेट किए जाते हैं, वो है ब्लैक टी और ग्रीन टी। और अगर आप हकीकी बोले ना कि ऑलराउंडर ओवरऑल चाय क्या है, तो चाय आपके पास ब्लैक टी है, जिसका कैफीन कंटेंट भी बाकी चायों से ज़्यादा होता है लेकिन कॉफ़ी से कम होता है। जो उसके बेनिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, थियोफाइलिन्स हैं, थियोफ्लेविन्स हैं, उसका कंटेंट भी ज़्यादा होता है। और जिसके न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स पे अगर अभी टाइम हो हम बात करेंगे, इस वक्त पूरी दुनिया में रिसर्चेस चल रही हैं। बाकी वो जो हम चाय के साथ करते हैं वो सूडो चाय है और हम तो चाय के साथ आई डोंट नो पता नहीं क्या क्या करते हैं। कुछ लोग चीनी इतनी ज़्यादा डाल देते हैं, कुछ लोग दूध इतना ज़्यादा डाल देते हैं। तो एक्चुअली उसको चाय कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए, हर किसी ने चाय की डेफिनेशन अपनी बना रखी है। आसिम की तरफ हम चलेंगे। फिट रहना मुझे लगता है बहुत बड़ा मुश्किल काम है आज के दौर में। आप कहीं चले जाएं, खाने ही खाने हैं, बाहर कहीं निकल जाएं और फिर कम भी खा लें, कम खाने के साथ भी फिट रहना एक चैलेंज बन गया है। क्यों? सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हम कौन से गोल्स अचीव करना चाहिए। हमें अपने गोल्स सबसे पहले सेट करने चाहिए। तो अगर आप गोल सेट करेंगे तो आप कुछ अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गोल सेट करें। अगर आप गोल्स कोई भी सेट कर रहे हैं फिटनेस के लिए, फॉर इंस्टेंस अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते घर में, एक्सरसाइज के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लाइक हिट ट्रेनिंग वगैरह, हाई इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हैं, जंपिंग जैक्स वगैरह कर सकते हैं। कुछ ना कुछ एक्सरसाइज का मतलब है मूवमेंट। एक्सरसाइज अपनी बॉडी को मूवमेंट में लेके आना। तो मूवमेंट के लिए कोई भी एक्सरसाइज करें आप, और लाइक आप पोर्शन कंट्रोल करें अपनी डाइट में, और कुछ ना कुछ करें। अच्छा, पोर्शन कंट्रोल करने की आपने बात की। कुछ लोग, मैं यहाँ सहर से भी जानूंगी क्योंकि सहर भी हमें हेल्दी टिप देती रहती है। लोग कहते हैं हम पोर्शन कंट्रोल करके भी खाते हैं, फिर भी वेट हमारा बढ़ता चला जाता है। पहले आप वजह बता दें, फिर मैं सहर की तरफ आती हूँ। बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो वर्कआउट ही नहीं करती है। अब वर्कआउट ये नहीं है कि आप जिम जा रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप पार्क में जा सकते हैं, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, पार्क नहीं जा सकते, तो आप घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। घर में काफ़ी ज़्यादा आप मतलब कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। लाइक अब कोई भी एक्सरसाइजेस जो आपकी हार्ट बीट मोर देन 50% पे लेके जा रही है, लाइक हाई नीज, जंपिंग जैक्स, पुशअप्स वगैरह, जंपिंग स्क्वाट्स वगैरह, तो आप कुछ ना कुछ करें। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में कंट्रोल करके भी अगर आप खा रहे हैं तो आपको एक्टिव रहने के लिए, आपको स्मार्ट दिखने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी, वो चाहे वॉक की सूरत में, एक्सरसाइज की सूरत में करनी है। जी सहर।
इसलिए लोगों के गोल्स अचीव नहीं होते हैं पोर्शन कंट्रोल के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोग डाइट पर जाते हैं। हम बड़े तसल्ली में होते हैं, मैंने इतना खा लिया है बस, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। हमारे यहाँ पे लोग डाइट पर जाते हैं, हमें ज़रूरत है लाइफस्टाइल चेंज के ऊपर जाने की। जब आप डाइट पर जाएंगे, खाली डाइट पर आप गए हैं, लेकिन ना आपने अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल किया है, ना ही आपने अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को करेक्ट किया है, ना ही आप अपने सेडेंट्री लाइफस्टाइल से, जिस तरह ट्रेनर साहब बता रहे हैं कि आपने थोड़ा मूव करना शुरू किया, वॉक करना शुरू किया, अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं की हैं तो खाली पोर्शन कंट्रोल आपको हेल्प नहीं करेगा। आप दुनिया की बेहतरीन VLCDs वेरी लो कैलोरी डाइट्स पर चल जाएं, जिनके वैसे तो मैं शदीद अगेंस्ट हूँ, और आप बेशक वर्कआउट भी कर लें, सिर्फ अगर आप रात को जाग रहे हैं ना, आप अपना वेट लॉस अचीव नहीं कर सकते। आप बीमार कुकड़ी तो लगेंगे, लेकिन आप हेल्दी होकर वेट लॉस अचीव नहीं कर सकते। तो लाइफस्टाइल चेंज की तरफ जो इंसान जाता है, हो सकता है उसका रिजल्ट 1.5-2 महीने बाद आए, लेकिन कंसिस्टेंट रिजल्ट होता है और रिजल्ट ज़रूर आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप पजल के सारे पोर्शंस फिक्स कर रहे हो और आप अल्टीमेटली सक्सेस अचीव ना करें अपने हेल्थ गोल्स को लेकर, आप करेंगे। सही कह रही हैं आप। अच्छा जी, मुझे सिर्फ ये बता दें कि बहुत कोई हार्ड और टाइम टेकिंग एक्सरसाइज से अब हम लोग भी जान छुड़ाते हैं कि यार इतना टाइम नहीं है, कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो आसान भी हो, घर में आप आसानी से कर सके और आप स्मार्ट दिख सके। इजी एक्सरसाइजेज में तो स्क्वाट्स वगैरह आते हैं, लाइक आप स्क्वाट्स कर लें, पुशअप्स कर लें। आपकी डे रूटीन क्या होनी चाहिए, कितना टाइम आपको इन तमाम एक्सरसाइज को देना? इट डिपेंड्स कि अब मेरे ख्याल से तो प्रॉपर वर्कआउट करना चाहिए हर बंदे को। एक प्रॉपर कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी रेगुलर बेस पे करनी चाहिए, लाइक स्विमिंग कर लें, बैडमिंटन, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी लाजमी ऐड होनी चाहिए। अगर आप ये कहें कि मेरे पास कोई टाइम ही नहीं है, तो मतलब ऐसे तो नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको अपने प्यार से, अपने खुद से प्यार करना चाहिए। लव योर सेल्फ। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद होंगे। तो इसलिए जब आप खुद प्रायोरिटी होंगे तो और हमारे पास बहाना क्या होता है कि टाइम नहीं है, यानी हम अपने लिए ही टाइम नहीं निकालते। तो फिर अंदाज़ा कर ले। सहर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, अब मुझे अक्सर लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा चाय पियोगी रंग काला हो जाएगा, और मतलब एहतियात करनी चाहिए, डार्क सर्कल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। मैं चाय के नुकसानात की तरफ तो आऊँगी, लेकिन ये जो एक बहुत फ्रीक्वेंटली मैं इस सेंटेंस सुनती हूँ, चाय पीने से रंग काला हो जाएगा, वाकई ऐसा है? एब्सर्ड, गलत, बिल्कुल ही फजूल। इस चीज़ में कोई भी सच्चाई नहीं है। इनफैक्ट अगर अना जो हम सही वाली चाय की बात कर रहे थे, ब्लैक टी की, अगर आप वो पीते हैं तो उसमें इतने ज़्यादा पॉलीफिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। आपने अगर अपने ब्लड को डिटॉक्सिफाई करना है, आपने अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, तो हम कौन से खाने लेते हैं? डॉक्टर्स न्यूट्रिशनिस्ट कौन से खाने रिकमेंड करते हैं? पॉलीफिनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, टैनिन रिच फूड अलॉन्ग विथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर आप अपनी डाइट में 2 कप ब्लैक टी के रखते हैं तो एक्चुअली आपका खून साफ होगा। काला गोरा तो इट इज़ अ डिफरेंट डिबेट, जो रंग जिसका है वो उसका है, वो उसका रहेगा, लेकिन आपकी स्किन हेल्दी और उसी पे खुश रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन आपकी स्किन हेल्दी होगी, स्किन ग्लो करेगी, ये बिल्कुल ठीक कॉन्सेप्ट नहीं बिल्कुल है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, स्टमक को रिलेट किया जाता है कि अगर आप चाय का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो आपका स्टमक भी अपसेट रहता है, क्या वाकई ऐसा है? अच्छा, जो चाय होती है ना, हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 हिस्से होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो हिस्से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं उनको पैरासिम्पैथोमाइमेटिक कहा जाता है। चाय इज़ अ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, यानी ये मेरे अंदर गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन भी ज़्यादा करेगी। इससे अक्सर लोग कहते हैं कि चाय के बाद वी नीड टू गो टू द वॉशरूम, वी नीड टू गो। इसका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर इफेक्ट होता है। अब डिपेंड करता है आप इसको कंज्यूम किस तरह करें। जिस तरह आप कह रही थी सहर, बहुत बातें कर, खाने के बाद वो चाय वाली, खाने के बाद चाय इससे कंज्यूम नहीं करते कि खाने से आपने क्या लेना है, आपने न्यूट्रिएंट्स लेने हैं। आप जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन को चाय कम कर देती है अगर आप खाने के बाद लेंगे। मैंने पहले भी ये बात की थी कि किसी भी फ्लूइड को खाने के साथ मिक्स नहीं करते हैं। वैसे भी चाय, कैफीन का पीएच वैसे भी एसिडिक होता है। अगर आप उसको खानों के साथ मिक्स करेंगे तो वो आपके गट के पीएच को भी इफेक्ट करेगा, खाने की डाइजेशन को भी अफेक्ट करेगा। और चाय को जब आपने लेना है, आप उसको एज अ मिड मॉर्निंग या मिड इवनिंग स्नैक लें, तो ये आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर पे अनलेस एंड अनटिल आपको अल्सर नहीं है, आपको गर्ड नहीं है, आपको कैफीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। सही। अच्छा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अक्सर हम सुनते हैं कि आप वॉक या एक्सरसाइज वगैरह कुछ कर रहे हैं तो पहले चाय, कॉफ़ी या कुछ ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर लें तो वो आपके लिए इफेक्टिव होती है, क्या रिकमेंड करते हैं? सबसे पहले मतलब कॉफ़ी जो है वो तो कैफ़ीन है, वो बूस्ट करेगी आपको कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं। और एक और बात ऐड करना चाहूँगा, हमें सबसे पहले अपने बिहेवियर सेट करने चाहिए। लाइक हम जब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमें ब्रेकफास्ट करना है, हम मतलब रात जो है फास्ट में है तो हम उसको ब्रेक ही नहीं करते, हम ब्रेकफास्ट ही नहीं करते, हम वाटर इनटेक का अपना ख्याल नहीं रखते हैं।
तो आप कॉफ़ी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं तो अपने पानी का ख्याल लाजमी रखें। वाटर इनटेक आई गेस शुड बी 2.5 लीटर्स इन अ डे फॉर नॉर्मल पर्सन। तो कोई भी एक्टिविटी ऐड कर रहे हैं तो मोर देन 2.5 लीटर्स। तो पानी, नींद, अपनी स्लीप अपनी शुड बी 7 to 8 आवर्स। तो लोगों के पास सोने का टाइम नहीं है तो लोग एक्सरसाइज तो बड़ी दूर की बात है, तो एक्सरसाइज वगैरह तो लाजमी है। एक्सरसाइज लाजमी है, लेकिन जो लोग एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, अगर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो रूटीन की मॉर्निंग वॉक कितनी टाइम के लिए आप रिकमेंड करेंगे? हाँ, एम्प्टी स्टमक ज़्यादा अच्छी होती है। जो रनिंग है, कोई भी हाई इंटेंसिव वर्कआउट है या फिर कुछ भी आप करें, एम्प्टी स्टमक ज़्यादा है फॉर फैट लॉस, फॉर वेट लॉस। और अगर एम्प्टी स्टमक में आप कॉफ़ी ऐड कर लें और दूसरा कि अगर BCAs वगैरह ऐड कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट तो वही बेहतर है। अच्छा जी, चाय से नींद उड़ जाती है? मेरी बिल्कुल नहीं उड़ उठती। जा क्यों आप बहुत ज़्यादा आदी तो नहीं हो गई है चाय बात है की। शायद चाय से नींद आपके पास इससे उड़ जाती है, उसमें जो मौजूद है आपके पास एक तो कैफीन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है। फिर उसमें आपके पास मौजूद है थियोफाइलिन जो आपको एक्चुअली अलर्ट करता है। हमारे दिमाग के सिग्नलिंग पाथवेज हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं तो आप बहुत हो जाते हैं चाय की, एक्टिव हो जाते हैं। और ये थियोफाइलिन आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से वो चाय के सिप के बाद जो आपका इश्तिहारों में भी दिखाते हैं मूड अच्छा हुआ है, वो सही है, वो वाकई में आपका मूड अच्छा होता है। इफ़ यू आर यूज्ड टू बीइंग ऑन कैफीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो वो फिर जिस चीज़ पे भी आप बहुत ज़्यादा, वो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाती है। जो कैफीन और निकोटीन की डिपेंडेंस होती है ना, उनको फार्माकोलॉजी में, मेडिसिन में साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कहा जाता है। अब जिस्म को और ज़्यादा चाहिए तो वो नींद उड़ेगी। फिर लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। अब वो हार्ट रेट तो इंक्रीज करती रहती है एंग्जाइटी, लेकिन आपकी नींद उड़ाना छोड़ देती है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि एक बार कड़वा घूंट करके अपने जिस्म को डिटॉक्स कर लिया जाए कैफीन से। 3-4 हफ्ते कैफीन का बेस्ट तरीका है, 3-4 हफ्ते आप चाय का इस्तेमाल करें, उसके बाद 1 हफ्ते के लिए डिसकंटिन्यू कर दें, ताकि आपका जिस्म उस स्टिमुलेशन को एक्सेप्ट करता रहे। एक और चीज, एक नॉर्मल इंसान को दिन में कितने कप चाय के पीने? 75 मिलीग्राम ऑफ कैफीन पर डे इज परफेक्टली ओके। और इसका मतलब 2 मग नहीं होता, इसका मतलब 2 कप होता है, अप टू 150 to 200 मिलीलीटर्स पर डे। एक आप आदत कर लें, दिन बिल्कुल स्टार्ट करते वक्त मत पिएं। एक तो वो बॉडी के पीएच के लिए भी अच्छा नहीं है, और वो आपके दिमाग के जो आप कह रहे हैं ना नेचुरल स्टिमुलेटरी मैकेनिज्म्स, उनको स्लो डाउन कर देता है। जब काम शुरू करने लगते हैं थोड़ी मुश्किल होगी 10-15 दिन, उस टाइम चाय मत पिएं। जब काम करते थकते हैं ना, तब चाय पिएं, ताकि जिस्म थकने के बाद उसका आदी हो रहा हो, शुरू करने के लिए उसका आदी ना हो, ताकि आंख जो है खुल जाए। मैंने पर्सनली ये खुद स्टार्ट किया। मैं मॉर्निंग वॉक पे भी सुबह जाती हूँ, मैं दिन में 1 घंटा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करती हूँ, और टाइम निकल आता है। अगर मैं निकाल सकती हूँ, आप सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं मॉर्निंग वॉक पर जाती थी ना, मुझसे कैफीन के बगैर मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाया जाता था। इट्स बीन 10 to 15 डेज। पहले 4-5 दिन मुझे बहुत मुश्किल हुई अपनी पेस पकड़ने में, जो मैं खाली पेट तेज, लेकिन नाउ आई एम एबल टू डू इट। हमने रोज़ों में ये प्रैक्टिस की है, क्योंकि मैं अपनी मिसाल हमेशा देती हूँ, मुझे मुश्किल होती है दिन का आगाज़ करने में, लेकिन रोज़ों में जब आप चीज़ प्लान कर लेते हैं तो वो आपकी खुद ब खुद रूटीन बन जाती है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात मज़ीद भी फिट रहने के हवाले से भी। ब्रेक कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आसिम से मैंने पूछना है, हमने बात की थी गोल सेट करने की, और अचानक से ख्याल आता है कि अच्छा किसी की शादी आ रही है, अच्छा मेरी अपनी शादी है, अच्छा मैंने कहीं जाना है, अच्छा मुझे अब अपना वेट कम करना चाहिए, और इतना टाइम मार्जिन नहीं हम रखते जितना हम उस टाइम में वेट कम करना चाह रहे होते हैं। मैक्सिमम मिनिमम आपके पास क्या टाइम, और फिर हम क्या करते हैं, खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। आसिम, कितना टाइम आपको मैक्सिमम मिनिमम रखना चाहिए? क्योंकि अब लोग कहते हैं ना कि अच्छा मेरी फलां कज़न की शादी है, मुझे उतनी देर तक वेट कम करना है, वो चाहे 15 दिन के अंदर हो। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखिए, फिटनेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ लाइफ। तो मेरे पास भी काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं, लाइक मेरे ब्रदर की शादी है, सिस्टर की शादी, इवन कि मेरी खुद शादी है, तो मुझे सिर्फ 2 महीने के अंदर इतने केजीज़ रिड्यूस करना है। तो अगर तो आप फास्ट, ऊपर से शादी से पहले अगर आप जल्दी वेट रिड्यूस कर रहे हैं तो बाद में बूस्ट जब होता है फिर डबल बूस्ट होता है। तो ये कि इसको लाइफस्टाइल अगर बनाएं, थ्रू आउट द लाइफ इसको कंटिन्यू रखें, तो फिर ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे इसके। सही जी। अच्छा जी, मैं यहाँ पे सहर से भी जानना चाहूँगी, क्योंकि हमें हेल्दी टिप्स सहर हमेशा देती रहती है, बताती रहती है कि आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए। ये जो टाइम फ्रेम मैंने जिक्र किया है कि 2 महीने के अंदर ऐसे करके चुटकी में खाना पीना छोड़ दें, मुसलसल आप खाना पीना छोड़ दें और उसके बाद आप एकदम से खाना स्टार्ट कर दें, कितना नुकसान दें?
कभी भी आपको बेनिफिट नहीं कर सकता। इसी वजह से पीपल हु कीप ऑन स्विचिंग फ्रॉम वन डाइट टू अनदर टू अनदर टू अनदर, ये उनका लाइफस्टाइल बन जाता है। सही। अक्सर क्लाइंट्स आएंगे मेरे पास और मुझे यही कहेंगे कि नहीं जी, मैंने पेलियो भी ट्राई कर लिया, मैंने कीटो भी कर लिया, मैंने एटकिंस भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया। तो आप सारी ज़िंदगी इसी लाइफस्टाइल में घूमते रहेंगे। इसी वजह से मैं उस डाइट के बहुत अगेंस्ट हुआ ना जिसमें आप एक इंग्रेडिएंट पे फोकस करें, चाहे वो खाली प्रोटीन हो, चाहे वो खाली ग्रेन्स हो, या मैं उस डाइट की भी अगेंस्ट हूँ जो आपके पास वेरी लो कैलोरी जाए। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन आपकी बॉडी को फ़ायदा देती ही नहीं है। सही। 1 महीने 2 महीने बाद आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब आप पूरे दिन में 4 बादाम और 1 केला भी खाएंगे तो भी आपका वजन कम नहीं होना। तो आपके पास जब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आपके पास बेहतरीन तरीका वही, और वेट लॉस में आपके पास 70% डाइट होती है, 30% आपका वर्कआउट होता है, ठीक है। और आपने दोनों को साथ लेके इसलिए चलना है क्योंकि ना खाली डाइट से और ना खाली वर्कआउट से आप हेल्दी रह सकते हैं। मैं खुद न्यूट्रिशन और हेल्थ के बिजनेस में हूँ, लेकिन मैं वर्कआउट को अपनी ज़िंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा समझती हूँ। इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। आपकी सिर्फ आपकी फिजिक ज़रूरी नहीं है, आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी रेस्पिरेशन, आपकी बोन हेल्थ, ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। खास करके मैं ख़वातीन को कहना चाहती हूँ, हमारे यहाँ पे जहाँ पर औरतों को डाइट की अवेयरनेस ही नहीं है, बच्चे पैदा करती हैं तो कैल्शियम डिप्राइव्ड होती हैं। हर तीसरी चौथी पाकिस्तानी औरत को ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी डाइट और वर्कआउट इंक्लूड कर लें, आपको पता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो आपकी ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क रिड्यूस करती है, आपकी हड्डियों के घुलने का रिस्क रिड्यूस करती है, बोन्स को इस काबिल कर देती है कि कैल्शियम उसमें वापस डिपॉजिट होना शुरू हो जाए। आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा, अगर आप उसमें अच्छी डाइट भी शामिल कर लें तो कैन यू इमेजिन कि ये थोड़ा सा टाइम निकाल के दिन के 30-45 मिनट आप अपने आप को कितनी बड़ी फेवर कर रहे हैं। अच्छा, ये बात भी मैं कंप्लीटली डिस्करेज नहीं करती, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम इंसान हैं। कोई फंक्शन आ गया 15, 20, 25 डेज के लिए, देयर आर प्लान्स जिससे आप सर्टेन अमाउंट ऑफ केजीज शेड कर सकते हैं। कभी साल में 2 साल में एक बार ये हरकत कर ली। इसको लाइफस्टाइल ना बनाए कि मैं अभी सारा साल खाते रहो और मैं तो आराम से। जब कुछ लोग बड़ा मतलब प्राउडली कहते हैं मेरा जब दिल करेगा मैं वेट लूज कर लेता हूँ। तो आपको ये पता है कि आप डेली जो वेजिटेबल ऑयल्स ले रहे हैं, डेली जो शुगर ले रहे हैं, और आप पूरा दिन सोफे से और लैपटॉप के आगे से नहीं उठ रहे, वो आपको अंदर से दीमक की तरह चाट रही हैं आपकी आदतें। कभी हो गया कि इंसान ने साल 2 साल में ऐसा टाइम आ गया कि कभी आप ओवरवर्कड होते हैं, कुछ होता है, आप उस तरह मेंटेन नहीं कर सके और आपने एक छोटा सा फिटनेस रिजीम कर लिया, लेकिन आप सारी ज़िंदगी, मैंने इतने लोग देखे, क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं ना जो फलाना 40 डे चैलेंज, ये चैलेंज, वो चैलेंज, जिनकी ज़िंदगी इसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है और उसके बाद उनका वो फेल हो रहा है। डोंट डू दिस। और अब मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप क्या 10 साल से एक ही जैसी नज़र आ रही है। उसकी रीज़न ये है कि कोई ऐसे वो वाले गोल्स नहीं रखे हैं ना कि ये है वो है, बस एक ही लाइफ है भाई। पता है रोज़ अंडा भी खाना है, रोटी भी खानी है, गोश्त भी खाना है, दूध भी पीना है, अपनी बॉडी को ऐसे ट्रेन किया हुआ है, तो लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ जाएं। ज़बरदस्त बात है आपने। कुछ ऐसे लोग जो कि बहुत हैवी वेट के साथ आते हैं और जल्दी वेट कम करना चाहते हैं, क्योंकि ये हर किसी का ख्वाब रहता है, कुछ टिप्स आप उनको जो बहुत ही इनिशियल देते हैं वो क्या होती है? सबसे पहले इनिशियल स्टेप तो ये है कि स्टार्ट करें, कुछ ना कुछ स्टार्ट करें। लाइक ये कि जब मतलब आप रनिंग से स्टार्ट कर लें, जिम में अगर आ रहे हैं तो सिर्फ वॉक करें, लाइट वेट एक्सरसाइजेस करें स्टार्ट बेस में। और जब आपने कहा अगर तो बहुत ज़्यादा बंदा ओबीज़ है या ओवरवेट है, सबसे पहले अपना वेट कम कर ले, उसके बाद एक लाइफस्टाइल में आए, फिर एक प्रॉपर डाइट फॉलो करे या प्रॉपर एक लाइफ अपनी चेंज करें। सही। मीठे का क्या किरदार होता है? मैं चाय में भी लोग बहुत मीठा पीते हैं, मैं चाय इसलिए बार बार ला रही हूँ कि आज का हमारा टॉपिक भी है। तो वैसे तो मीठी चाय तो मैं मानती नहीं हूँ वो चाय है, लेकिन क्या होगी वो चाय जो लोग इतनी मीठी, मैंने एक्चुअली अपने सामने कुछ लोगों को देखा 4-4, 5-5 चम्मच चाय में डाल के चीनी, ऐसा लग रहा होता है, मैं तो हंसते अपनी कॉलीग को कह रही होती हूँ आप चीनी में चाय डाल रही हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज लोग इसे मीठे के अगेंस्ट, तो आपको पता है ना मैं जहाद पर हूँ हमेशा। आई एम हाईली अगेंस्ट मीठा। मीठे ने एक पूरा जनरेशन बर्बाद कर दी है। हर दूसरी बच्ची 14-15 साल की पीसीओएस के साथ आ रही है, हर 13-14 साल का जो बच्चा है वो ओबीज आ रहा है, ओवरवेट आ रहा है, लोगों का आईक्यू जो है वो कम हो रहा है, 30 साल की जो मर्द और औरतें हैं वो डायबिटिक हो रहे हैं, 40 साल की उम्र में आप अपने आप को हार्ट अटैक करा रहे हैं। तो मीठा आपको सिर्फ ये कर रहा है, ज़बान पे जायका देने के बाद मीठा आपकी ज़िंदगी में सिर्फ ये किरदार प्ले कर रहा है, चाहे वो आप चाय में डालें, चाहे वो आप किसी और चीज़ में डालें। आपका जो
जो ब्लड है वो एक टाइम पर 1 टीस्पून ऑफ शुगर से ऊपर बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और वो 1 टीस्पून ऑफ शुगर जो हम नेचुरल खाने भी लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने कोई फल खा लिया, हमने कोई ग्रेन खा लिया, कुछ ले लिया, दूध पी लिया, वो उसमें ऑलरेडी शामिल होता है। वो भी अगर आप जरूरत से ज्यादा लेंगे तो आप अपनी बॉडी को मीठे का ओवरडोज ले रहे हैं, ऊपर से आप उसमें चीनियाँ। एंड आई फाइंड इट सो सरप्राइजिंग, और लोग इतने अनअवेयर हैं कि कहते हैं बस 2 चम्मच चीनी तो डाली है। डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट हैविक दिस 2 चम्मच ऑफ चीनी विल क्रिएट इन योर बॉडी? इसके बारे में जितनी बात की जाए कम है, और मेरे ख्याल से हमारी अखलाकी जिम्मेदारी, हम किसी को बीमार होने से बचा रहे हैं ना। बिल्कुल सही। इट्स नॉट अबाउट मोटापा, इसके बाद जो आपकी जिंदगी अजाब बनती है वो है। अब मीठा आपकी बॉडी में जो सोजिश और इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड हर कंडीशन को बढ़ाता है। मुझे आप एक बीमारी बता दें जिसके पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म में, जिसकी साइकिल में इन्फ्लेमेशन नहीं आती। यानी मीठा अगर इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रहा है तो वो हर बीमारी को बढ़ा रहा है। आपके आर्थराइटिस को भी बढ़ा रहा है, आपकी डायबिटीज को भी बढ़ा रहा है, कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा रहा है, स्ट्रोक को भी बढ़ा रहा है, मेमोरी लॉस को भी बढ़ा रहा है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स को भी बढ़ा रहा है। तो बच क्या गया? बच क्या गया? बिल्कुल ऐसे ही है। तो कितना आप मीठे से आपको अपने आप को दूर रखना है। मैंने लोगों को देखा दिन में नाश्ते में भी मीठा, दोपहर के खाने में भी, रात में भी, तो ये आपके लिए कितना नुकसानदेह है आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छा जी, कुछ लोग होते हैं मोटापा का शिकार नहीं होते, बस उन्हें अपनी बॉडी शेप अप करने का शौक होता है। वो भी कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि अच्छा थाइज है और फिर नेक बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रही है, इसके लिए आप क्या रिकमेंड? अच्छा, आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है यूथ में, मतलब जिस तरह के हम लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारी 6 पैक्स डेवलप हों, हम बॉडी शेप अप करें, टोन अप करें, मतलब एक मस्कुलैरिटी अपनी बॉडी में लेके आएँ। लेकिन होता क्या है, जब हम जैसे लोग जब ट्रेनर के पास जाते हैं तो ट्रेनर हमें गलत चीज़ें यूज़ करवाना शुरू कर देता है। और ऑल्दो हम वी कैन अचीव एनी फिटनेस गोल्स थ्रू प्रॉपर डाइट, हम कोई भी गोल्स अचीव कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम कोई चीज़ यूज़ करेंगे, कोई स्टेरॉइड्स या किसी तरह से कोई इस तरह की कोई स्टफ़ यूज़ करते हैं तो हम कोई बॉडी अचीव कर सकते हैं, किसी तरह से कोई ड्रीम बॉडी अचीव कर सकते हैं। हम विद प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वर्कआउट सब गोल्स अचीव कर सकते हैं, कोई भी फिटनेस गोल्स। हाँ, ये है कि नेचुरली आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। सब कुछ अचीव कर सकते हैं। आपको अपने गोल सेट करने हैं और आपको ये डिसाइड करना है कि आपने करना क्या है। सेकेंडली बहुत ज़रूरी है कि ये कुछ टाइम के लिए नहीं बल्कि आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। सहज मैसेज क्या देना चाहिए? मैसेज मैं सबको यही देना चाहूँगी कि जब आप फिटनेस को एम बनाते हैं, ठीक है, फिटनेस को एम मत बनाएं, आप फिटनेस को अपनी ज़िंदगी का वो तर्ज ज़िंदगी बनाएं। ये सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी या फिर आपकी एस्थेटिक्स के लिए ज़रूरी नहीं, आपके मेंटल पीस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी सेल्फ इस्टीम बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। खाली जुनूनी होकर डाइट पर और खाली जुनूनी होकर वर्कआउट पर फोकस ना करें, दोनों को अपनी ज़िंदगी का बैलेंस होना चाहिए दोनों में। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज मैं यही दूंगा कि कोई भी गोल अचीव कोई भी गोल सेट करें, फिर उसको मतलब कोशिश करें कि उसको अचीव करें। और कोई भी गोल अगर हम सेट करते हैं तो हमें पता है कि हमें थ्रू आउट द डे कैसे अचीव करना है। अब जिम में तो सिर्फ वो 1 आवर या 2 आवर्स के लिए हम जिम जा रहे हैं, लेकिन 23 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप न्यूट्रिशन जो है वो हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमें कोई भी गोल्स हम सेट करते हैं तो फिर हम थ्रू आउट द डे उसको जब अचीव करेंगे तो वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पड़ेगा, उसका फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने ले लिया एक ब्रेक और ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मौसीकी को रूखी ग़िज़ा कहा जाता है और हम चाहते हैं कि हम जहाँ पर अपने शो में आपको हेल्दी टिप्स देते रहते हैं, जहाँ पर आपको फैशन से रिलेटेड, जहाँ ऑलमोस्ट हर सेगमेंट को हम शामिल करते हैं, आपको घर बैठे बताते हैं कि किस तरह से आप शॉपिंग कर सकते हैं, सब चीज़ें आपकी मुश्किल आसान बना देते हैं। तो क्यों ना यहाँ पर आपको हम अगर ख़बरें ऐसी डिस्कस करते हैं तो थोड़ा परेशान कर देती है, रिलैक्स करने का भी आपकी जो है हम सामान रखते हैं। तो हमारे साथ अभी एक बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर मौजूद हैं जिनकी आवाज़ कानों में रस खोलती है और बिलाशुबा उनकी अचीवमेंट्स देखे तो मैं खुद बहुत सरप्राइज़ हुई। आपके साथ शेयर करती चलूँ जी। हमारे साथ हमारी आज की मेहमान मौजूद है महक अली, जिनके गाने आपने सुने भी होंगे। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, रेडियो मिर्ची इंडियन अवार्ड शो में ये नॉमिनेट हो चुकी हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन इन्होंने किया है। BBC एशियन अवार्ड में भी पाकिस्तान का नाम लेकर ही आगे चलिए। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं और आपके नाम के साथ ये लगता है कि जी ये फ़लाँ सिंगर, ये फ़लाँ प्लेयर, ये फ़लाँ बंदा ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर इतना ज़बरदस्त टैलेंट
तो मेरे ख्याल से फिर कोई बात ही नहीं रह जाती। तो अपनी मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक चीज़ आपने स्किप कर दी, मैं अभी रिसेंटली मेरा बिलबोर्ड लगा टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क पे। आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एंड वुमेन क्रिएटर्स, जितनी भी जैसे आप हैं, मैं हूँ, जितना भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, मुल्क का नाम रोशन किया। तो आई एम द सूफी एंड फोक सिंगर जो कि पाकिस्तान के सूफी म्यूजिक को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आप अंदाज़ा करें कि कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये ख़वातीन जो है आगे बढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, और फिर अगेन जैसे कहा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे ज़्यादा मैटर हमारे लिए ये करता है। वह कुछ आगाज से बात कर लेते हैं, कब से सिंगिंग का आगाज जब भी मेरे से ये सवाल किया जाता तो मैं बताती हूँ कि वो जो 4 बच्चे खेल रहे हैं तो एक उल्टा लटका है वो आर्टिस्ट होता है, तो I'm one of them। तो अम्मी चाहती थी डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे म्यूजिक करना था। शुरू से मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। जब आप सूफी की बात करते हैं तो वो आपकी रूह का कनेक्शन आ जाता है बीच में। तो किया, स्ट्रगल भी किया, 2 साल घर नहीं गई थी, घर से आ गई थी, इजाज़त लेना भी मुश्किल था। लेकिन जब आप पैशनेट होते हैं और फोकस्ड होते हैं तो फिर आप अपनी मंजिल को अचीव कर लेते हैं। हर्डल्स आती हैं, उतार चढ़ाव भी आते हैं, लेकिन उसको आप पार करते जाएं, बस रुके मत। हाँ, अच्छा मुझे बताएं कि बचपन से ही गाने की प्रैक्टिस करती रहती थी और ये सोच लिया था कि सिंगर बनना है तो बस कुछ करना है? बिल्कुल, वो ज़ौक की बात करें तो हमारे घर मेरे ख्याल से ननकाना में पहला घर था। आई एम फ्रॉम ननकाना साहिब सिटी। तो पहला घर था जिसमें डिश एंटीना लगा था। मेरी अम्मी रील वाली जो कैसेट्स होती हैं वो सुना करती थी, जिसमें अताउल्लाह इस्ताखिलवी, मैडम नूर जहाँ, हमारे नुसरत फ़तेह अली खान साहब, आबदा परवीन जी, रेशमा जी, इन सब बड़े सिंगर्स को सुनते हुए बड़ी हुई। सही, ज़बरदस्त। हमारी मेहमान महक अली हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं उनसे जान रही हूँ कि उन्होंने आगाज़ कैसे किया इस सफ़र का। पहला गाना जो खुद से गाया हमेशा याद रहा होगा, कौन सा था? बिल्कुल बिल्कुल, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का एक सॉन्ग होता था, मैंने याद आ तेरी आने। तो हम ये तो पूछेंगे ही कि वो कौन सा सॉन्ग था, और मुझे ये बताएं कि फैमिली में भी सभी लोग कहते होंगे कि जी अब जहाँ बैठे अब गाना गा के सुनाएं। हाँ बिल्कुल, जब आप गेट टुगेदर में, मैं बहुत ना इंट्रोवर्ट, मैं मुझे लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, खासतौर पे फैमिली जो गेट टुगेदर होते हैं। सबसे पहला सवाल होता है शादी कब कर रही हैं आप, फंक्शन तो कितने पैसे मिल जाते हैं, तो यू नो आप इन सवालों के जवाब नहीं दे सकते। हाँ, तो मैं अवॉइड करती हूँ मुझे अपने आप में। हाँ, मैं ज़्यादा वक्त जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं म्यूजिक में ही गुजारती हूँ, मैं दूसरे सिंगर्स को सुनती हूँ। कितना टाइम देती है म्यूजिक को? मैं सुबह उठते ही मेरे साइड टेबल पे ना बाजा पड़ा हुआ है, हारमोनियम, तो जिसपे मैंने वोकल प्रैक्टिस करनी होती है। वो कहते हैं ना कि एक दिन आपने प्रैक्टिस नहीं की तो 27 दिन पीछे चले जाएंगे। अच्छा, वाकई? तो ये बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, थोड़े टाइम के लिए करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 5-5, 6-6 घंटे करती हूँ, लेकिन थोड़े वक्त के लिए करती हूँ कि वार्म हो जाए गला। अच्छा, मुझे ये बताइए, खास तौर पे कहा जाता है कि सिंगर्स तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं अपने गले को। किस तरह? आप यकीन नहीं करेंगी, 9 साल से मैं गर्म पानी, वार्म वाटर पीती हूँ, लाइक रूम टेम्परेचर का या गर्म, मैं ठंडा पानी नहीं पीती। सही, तो अंदाज़ा करेंगे कितनी केयर आपको करनी पड़ती है। इसके अलावा मुझे ये बताएं, पूरे दिन की रूटीन में आप दिन का आगाज़ तो करती है, प्रैक्टिस करती है, पूरे दिन में भी क्या आपकी ये प्रैक्टिस? कमिटमेंट्स होती हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं जो ऑफिशियली आपने जाके करनी होती हैं। कमर्शियल काम जैसे मूवी का सॉन्ग आ गया, OST रिकॉर्ड करने हैं, और अपना काम भी होता है। तो फिर जब टाइम मिलता है ना तो मैं उसको वेस्ट नहीं करती, तो उसमें मैं अपना काम कर लेती हूँ। और सेमी क्लासिकल मैंने रेडी पाकिस्तान से सीखा, और वोकल टेक्निक्स में फारूकी साहब से सीख रही हूँ जो सनम मारवी के साथ है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, आयशा कह रही है कि जी इनका ईद पे जो गाना रिलीज़ हुआ है नैना, हम वो कुछ झलकियाँ आपके साथ शेयर करेंगे, कैसा महसूस होता है? बिल्कुल, जब आप अपने नाम का खास तौर पे जब पाकिस्तान का नाम आपके नाम के साथ लगता है ना, तो बात ही कुछ और है। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पूरी दुनिया में। तो मुझे अभी भी याद पड़ता है जब मैं इंटरनेशनल टूर्स करती हूँ तो मैं अपने शर्ट के ऊपर मैंने पाकिस्तान का झंडा लगाया होता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और बिल्कुल जब इंडिया से भी हुआ तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, और मेरी इस जीत को भी पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है, आपने बुलाया, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं बहुत शुक्रगुजार। लाइव परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस कुछ बताइए, कैसा लगता है? लाइव परफॉर्मेंस कह लें कि किसी सिंगर की जो जान है ना वो उसका स्टेज होता है। हाँ। जैसे आप बैठ रही हैं, आपका बोलना आपकी जान होगा आपके काम की, तो इसी तरह एक आर्टिस्ट, म्यूजिक आर्टिस्ट की जान उसका स्टेज है। मैंने ह्यूस्टन में परफॉर्म करी, जो वाकया मुझे याद है, मैंने लास्ट जो मेरी सॉन्ग था मैंने धमाल गाया, मैं स्टेज से नीचे उतर रही थी तो पीछे स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियाँ बनी, तो एक गोरी ने मुझे हक किया और वो घूमना शुरू हो गई। उसने कहा कि मुझे ना पंजाबी समझ आती है ना उर्दू, लेकिन एक कनेक्शन और फील मुझे आ रही थी। आपको पता है सूफी के अंदर बड़ा रिच है हमारा म्यूजिक, बिल्कुल, तो एक कनेक्शन होता है। तो शी स्टार्टेड क्राइंग और वो रोई जा रही थी, और मैं खुद, मेरी आपका अपना कनेक्शन सूफीज़्म के साथ है, उसकी कोई खास वजह? उसकी ख़ास वजह ये कि बचपन से ही मुझे था, मैं मतलब कम बोलने वाली बच्ची थी, ज़हीन थी, ब्राइट स्टूडेंट भी थी, तो मैं हमेशा मैं सूफ़ी म्यूज़िक जब सुनती थी तो मुझे एक कनेक्शन सा फील होता था। मैंने नाते पढ़नी है, कोई भी ऐसा कलाम पढ़ना ना, तो मुझे एक ना रूह को कहते हैं ना कि आपको झंझोड़ना फील होता था। कुछ अपनी पसंद की 2 लाइनें हमें गुनगुना के सुना दें। जी ज़रूर, मैं आबदा जी का गाऊंगी, वो इसलिए भी कि आबदा जी ने मुझे मेरे बांदी गाने के लिए दुआएं दी थी, और उन्होंने मुझे बेटी बनाया, तो मेरे दिल के बड़ी करीब हैं वो, तो उन्हीं की गाने की कुछ लाइन्स। यार को हमने जा बजा देखा,
यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं वो दर लिबास माशूका, कहीं वो दर लिबास माशूका, कहीं का साल ये गदा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमेशा से ना सभी की कोई इंस्पिरेशन रहती है, आप किसी को देखते हैं और कहते हैं कि मैंने इस मकाम तक पहुंचना है, कभी कुछ ऐसा गोल सेट किया? मेरे ख्याल से जो जितने नए भी आने वाले हैं मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि कभी भी कोई काम ये सोच के मत करें कि आपने हिट होना है। हाँ। जब आपके काम में लालच आता है तो उसमें से बरकत उठ जाती है। तो काम हमेशा अपने दिल की तस्कीन के लिए, अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए करें। हाँ, इंस्पिरेशन की बात करें तो वुमेन क्रिएटर्स को जैसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो पाकिस्तान की एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें टीना सानी जी, नैयरा नूर जी, आबदा परवीन, रेशमा जी, मैडम नूर जहाँ, इतने नाम आप लेना शुरू करें ना तो लिस्ट खत्म नहीं होगी। तो वो सब मेरी इंस्पिरेशन है। जबरदस्त। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं देखने वालों को और आगे आने वालों को जो म्यूज़िक इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव भी आते हैं, आपको फोकस होकर चलना है ताकि आप अपनी मंजिल को अचीव कर सकें। और जो अपने काम के साथ मुखलिस नहीं है तो वो किसी के साथ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए पहली प्रायोरिटी आपकी एजुकेशन है। पढ़ें लिखें ताकि आपको बात करने की तमीज़ आ जाए, आप अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकें और उसके बाद आप अपना पैशन ज्वाइन। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। इसी तरह से आप पाकिस्तान का नाम रोशन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक और ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के हिस्से में जी हम सेगमेंट शामिल करने वाले हैं। अगर आपका प्लान है मोबाइल खरीदने का तो हम आपको बता देते हैं कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत पर मिलेगा। ओप्पो के आज डिफरेंट मॉडल्स हैं मेरे पास और ओप्पो A16 मोबाइल है हमारा आज का पहला मोबाइल, जो कि आप खरीद सकते हैं 27,999 रुपये में। ओप्पो A5s मोबाइल है 29,999 रुपये में। ओप्पो A52 मोबाइल और कीमत है इसकी 34,999 रुपये। नेक्स्ट मोबाइल है ओप्पो F17 मोबाइल 37,999 रुपीज। तो ये तो जी मोबाइल के रेट्स। और इसके बाद अगर आपने शॉपिंग करनी है, वीकेंड पे बहुत सारे लोग प्लान करते हैं, तो आप शॉपिंग कैसे कर सकते हैं? जा सकते हैं, लेकिन पैसे कहाँ पर आपके कम लगेंगे? बचत बाजार में आपको बताते हैं। पहला ब्रांड आज का जहां ऑफ लगी है, लाइमलाइट पे अगर आप जाएंगे अप टू 40% ऑफ है। नेक्स्ट ब्रांड इज क्रॉस कल्चर, अगर आप जा रहे हैं अप टू 60% ऑफ। हील्स पे अगर आप जाएंगे अप टू 70% ऑफ। इंजन पे अगर आप जाएंगे यहाँ पर अप टू 50% ऑफ। और अब माल का हाल। लिस्ट है हमारे पास करेंसी रेट के, आपके साथ शेयर करेंगे। तो सेगमेंट्स हमारे आज के कंप्लीट हुए। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपकी और हमारी मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।